बड़ी बात में सबसे पहले बात करते हैं आतंकवादी की 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तैमूर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ उसकी अपील को अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में पिछले साल एक याचिका दायर की थी। उसने गुहार लगाई थी कि सुनवाई तक उसे भारत को ना सौंपा जाए। मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तैमूर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हेबियस कॉर्पस याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। हालांकि लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तैमूर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। ग्राफिक के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर उस तरीके से आप समझेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे कि किस तरीके से तैमूर राणा को अमेरिकी कोर्ट से झटका लगा है। इसके साथ साथ अपने खिलाफ फैसला आने के बाद राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी और इसी पर गुरुवार को फैसला आया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को सही ठहराया गया है। पैनल ने यह माना है कि राणा का अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत आता है। पैनल ने यह भी माना है कि भारत ने फैसले को राणा पर आरोप लगाए गए आरोपों को पुख्ता सबूत दिए हैं। हालांकि राणा इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकता है। पिछले साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने यह तर्क दिया था कि तैमूर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसे ये पता था कि हेडली लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तैमूर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकवादियों को भी सपोर्ट करता रहा है। राणा को यह जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है और क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और उसे ये पूरी आशंका थी कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग देने का अपराध किया। और आइए बात करते हैं एक और अगली खबर की। एक और बड़ी बात, जी हां, बात बिहार, केरल और सिक्किम के बाद अब उड़ीसा में महिला कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उड़ीसा में महिला कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से 1 दिन की पीरियड लीव मिलेगी। उड़ीसा की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करने वाले सभी महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव यानी कि पीरियड लीव की शुरुआत की है। कटक में आयोजित एक समारोह के दौरान उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री प्रवती पारिदा ने इसका ऐलान किया है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली ये पॉलिसी महिला कर्मचारियों को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या दूसरे दिन छुट्टी लेने की छूट देती है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को ज़्यादा प्रभावी ढंग से सहायता करना है। असल में ये एक महिला उत्थान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये एक ऐसा सामाजिक समीकरण जिसे बहुत ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन अब तक की कुछ सरकारों ने लागू किया है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। असल में उप मुख्यमंत्री प्रवती पारिदा ने कहा कि यह वैकल्पिक है। जो कि महिलाएं पेशेवर काम में शामिल थी, वे शारीरिक दर्द के पहले या दूसरे दिन छुट्टी ले सकती हैं। ये सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरी करने वाले दोनों के लिए लागू होगा। भारत में सालों से पीरियड लीव को लेकर बहस होती रही है। महिलाओं का कहना है कि पीरियड लीव के दौरान उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि कई बार कुछ महिलाएं इसका विरोध भी करती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव पर केंद्र सरकार को एक मॉडल पॉलिसी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मेंस्ट्रुअल लीव नीति का उद्देश्य मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करना है। अब आपको बताते हैं, ग्राफिक के जरिए अगर समझेंगे तो आप समझेंगे कि आखिर उड़ीसा सरकार का या उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री जो कि महिला है, उनका एक बड़ा फैसला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको विस्तार से समझाते हैं कि पीरियड लीव की जरूरत पड़ती क्यों है। इससे मतलब है कि जब किसी महिला को पीरियड आए तो उसे दफ्तर से छुट्टी मिले और इस छुट्टी का पैसा ना काटा जाए। पीरियड लीव के दौरान महिलाओं को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। मेडिकल साइंस कहता है कि पीरियड आने से पहले और इसके दौरान महिलाओं में 200 तरह के बदलाव आते हैं।
ये बदलाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होते हैं। महिलाओं के चिड़चिड़ेपन बढ़ जाता है, महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मन उदास रहता है, बात बात पर रोने का मन करता है, पेट और पीठ में दर्द बना रहता है, थकान और कमजोरी बनी रहती है। अब आपको बताते हैं कि पीरियड लीव पर भारत में अब तक क्या क्या हुआ है। भारत में पीरियड लीव पर कोई केंद्रीय कानून या फिर नीति नहीं। 2020 में जोमेटो ने पीरियड लीव का ऐलान किया था। जोमेटो हर साल 10 दिन की पेड लीव देता है। जोमेटो के बाद और भी कई ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने इस तरह की छुट्टियां करना शुरू की। भारत में सिर्फ 3 राज्य बिहार, केरल और सिक्किम में पीरियड लीव को लेकर नियम है। पिछड़ा माने जाने वाला बिहार पहला राज्य था जिसने अपनी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव का हक दिया। बिहार में 1992 से कानून है और राज्य सरकार के महिला कर्मचारी हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव ले सकती है। ये छुट्टी 45 साल तक की उम्र तक मिलती है। पिछले साल जनवरी में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पीरियड लीव का ऐलान किया था और इसके साथ ही महिला छात्राओं के लिए 75% की बजाय 73% अटेंडेंस को भी अनिवार्य कर दिया गया था। इसी साल मई में सिक्किम हाई कोर्ट ने भी रजिस्ट्री में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देने का फैसला किया था। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हर महीने 2 से 3 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। केंद्रीय स्तर पर इसे लेकर कोई भी कानून या नीति अब तक नहीं है। संसद में कई बार पीरियड लीव को लेकर कुछ सांसदों ने प्राइवेट बिल जरूर पेश किए हैं लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया है। लेकिन उड़ीसा ने एक बेहतर संकेत दिया है। उड़ीसा की उप मुख्यमंत्री जो कि खुद महिला हैं, उन्होंने एक अच्छा संकेत इसे लेकर दिया। और अब बात करते हैं राजस्थान की बड़ी बात। जी हां, राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इस बार के मानसून में देश के पश्चिमी राज्य में सामान्य से 39% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि सबसे ज्यादा रेगिस्तान वाले इलाके जैसलमेर में 68% अधिक बारिश हुई है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या रेगिस्तान खत्म होने वाला? पूरे देश में कारगिल, लेह लद्दाख और तमिलनाडु के बाद सबसे कम बारिश जैसलमेर जिले में होती है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तराखंड के बागेश्वर के बाद जैसलमेर में इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस मानसून में कारगिल में 10.4 मिलीमीटर, लेह लद्दाख में 26 मिलीमीटर, तमिलनाडु में टूटीकोरिन में 67.3 मिलीमीटर और तिरुनेलवेली में 92.5 मिलीमीटर, रामनाथपुरम में 132.1 मिलीमीटर और तेनकासी में 172.7 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है। इन सब के बाद जैसलमेर आता है जहां सामान्य बारिश का आंकड़ा 176.9 मिलीमीटर है। लेकिन इस बार 1 जून से लेकर 11 अगस्त तक यहां पर 134% ज्यादा बारिश हुई है। देश में इस बार सबसे अधिक बारिश तिरुनेलवेली में हुई है और सामान्य से 406% अधिक बारिश हुई है। इसके बाद साउथ वेस्ट खासी हिल्स में 256%, बागेश्वर में 177%, पौडीचेरी में 162%, द्वारिका में 161%, बेलूपुरम में, विरुधनगर में 145% बारिश हुई है। आखिर में जैसलमेर है। जैसलमेर में इस साल अब तक कुल मिलाकर 259.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी अब तक जैसलमेर में पूरे मानसून के मुकाबले 68% ज्यादा बारिश हुई है। ये इतनी ज्यादा है कि जैसलमेर की पहचान माने जाने वाले सोनार किले की दीवार तक ढह गई है। थार रेगिस्तान के अन्य जिलों की तुलना में जैसलमेर में सबसे कम बारिश 182 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार इन जिलों की तुलना में 70% अधिक बारिश हुई है। राजस्थान के 4 जिले थार रेगिस्तान में आते हैं। थार का कुल इलाका 1.19 लाख वर्ग किलोमीटर थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं जैसलमेर के अलावा इन रेगिस्तान में जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर आते हैं। पहले जैसलमेर जिला अपने सूखे के लिए जाना जाता था। जनवरी 2024 की एक स्टडी के मुताबिक राजस्थान के जिलों में 1901 से 2019 के बीच जैसलमेर में सबसे अधिक 35 बार सूखा पड़ा है।
जैसलमेर में पिछले कुछ सालों में बारिश पड़ने का आंकड़ा 158.4 मिलीमीटर से बढ़कर 162.1 हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में औसत बारिश में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में भी जैसलमेर में 202.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 15% अधिक थी। और अब साइबर क्राइम की बड़ी बात। देश में साइबर अरेस्ट के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को साइबर अरेस्ट करके उनके बैंक खातों से उनकी गाड़ी कमाई को उड़ा लेते हैं। पिछले दिनों लखनऊ की पीजीआई की महिला डॉक्टर से 2.8 करोड़ रुपए यानी कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने सीबीआई अफसर बनकर अपने जाल में फंसाया। डॉक्टर को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, उनसे 7 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराए। डॉक्टर से कहा कि आपका नाम जेट एयरवेज के मालिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, बचना चाहती हैं तो पैसे ट्रांसफर करिए। पैसे भेजने के बाद भी ठगों की डिमांड बढ़ती चली गई। तब डॉक्टर को ठगी का शक हुआ। पीड़िता ने 10 अगस्त को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब जाकर मामला 13 अगस्त को आया। और दूसरे केस में लखनऊ में एक युवक को साइबर ठगों ने पिछले दिन डिजिटल अरेस्ट किया। 2 खातों में करीब 70 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। वीडियो कॉल और वॉइस कॉल पर लगातार कनेक्ट रखा। ठगों ने खुद को कस्टम ऑफिसर बताया। पीड़ित के पार्सल में ड्रग्स के होने की बात कही। स्काइप ऐप डाउनलोड कर सीनियर से वीडियो कॉल पर बात करने की भी बात कही। ठग ने यह कहा कि आपको 2 दिन सर्विलांस पर रखेंगे। इस बीच अकाउंट में जमा पैसों की जांच के बहाने खाते की डिटेल ली। 3 अगस्त को 23 लाख रुपए और 5 अगस्त को 46,80,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। ये 2 केस सिर्फ अगस्त महीने यूपी की राजधानी लखनऊ के हैं। जगह और ठगी के तरीके के साथ साथ दोनों मामलों में जो कॉमन बात निकल कर आई है वो आई है डिजिटल अरेस्ट। अब सवाल होता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। साइबर एक्सपर्ट इसे कानूनी तौर पर कोई शब्द नहीं बताते। हालांकि ये साइबर अपराधियों के लिए एक नया तरीका बन गया है। इसमें अपराधी पीड़ित को डराता है, लालच देता है या फिर किसी दूसरे बहाने से वीडियो या ऑडियो कॉल पर जोड़े रखता है। डर और लालच दिखाकर कुछ घंटे या फिर हफ्तों तक कैमरे के सामने रखा जाता है। ग्राफिक से समझिए, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को अपने जहन में, दिमाग में बैठा लेंगे तो हो सकता है कि आप इस तरह की घटना से बच सकें। इसलिए मैं आपको ये तमाम सारी खबर बता रहा हूँ, बड़े अक्षरों में दिखा रहा हूँ, बड़े फॉन्ट्स में दिखा रहा हूँ, जिससे कम से कम आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाए। तो ऐसे कई मामले भी हैं जो सामने आए हैं जिनमें साइबर ठगों के पीड़ितों को सोने तक नहीं दिया गया। सोचिए आप, साइबर एक्सपर्ट की माने तो साइबर ठग ज्यादा ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर फिलहाल कोई बड़े अफसर या डॉक्टर, इंजीनियर हैं। इसके पीछे की वजह है कि इनके बैंक अकाउंट में मोटी रकम होने का गारंटी होती है। ठगों को पता होता है कि इनके अकाउंट में ज्यादा पैसे होंगे। साथ ही इनकी जिंदगी इतनी बीत चुकी होती है कि उनके पास कोने कोने से दस्तावेज कहां कहां इस्तेमाल हुए हैं ये ठीक से इन्हें याद भी नहीं होता है। आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए क्या तरीके अपनाते हैं ठग। ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि साइबर ठग खुद को पुलिस, ईडी कार्यालय, सीबीआई या इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हैं। वो फोन भी करते हैं। बातचीत के लिए कुछ कॉमन पैंतरे और बातें करने लगते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका देखिए, आप इन बातों को भी देखते रहिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। पहला तरीका है कि साइबर ठग फोन करके कहते हैं कि आपके आधार कार्ड, सिम कार्ड या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए हो रहा है या फिर हुआ है। ऐसे में अगर आप बचना चाहते हैं तो पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा तरीका ठग फोन पर यह कहते हैं कि विदेश से आपके नाम कोई पार्सल आया है जिसमें गैर कानूनी सामान है। ठग फोन कर खुद को कस्टम या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई बड़ा अधिकारी अपने आप को बताते हैं। सामने वाले इंसान का भरोसा जीतने के लिए वो उनसे जुड़ी जानकारियां बताते हैं। जांच के नाम पर वो अकाउंट नंबर से लेकर संवेदनशील जानकारियां, आधार कार्ड नंबर, कई सारी चीजें निकलवाते हैं। तीसरा तरीका, इसमें साइबर ठग बेटा या बेटी या फिर किसी नजदीकी रिश्तेदार का नाम इस्तेमाल करते हैं। फोन करके कहते हैं कि आपका परिवार का कोई सदस्य, बेटा हो, बेटी हो या कोई भी हो, वो गंभीर मामले में फंस गया है। अगर आप इन्हें छुड़ाना चाहते हैं
तो पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे मामलों में कथित किसी बड़े अधिकारी से बात करवाकर पैसे से केस सेटलमेंट की बात करते हैं कि हम आपका केस निपटा देंगे। ठग शिकार बनाने वाले व्यक्ति के बेटा या फिर बेटी का नाम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा। ऐसे मामलों में जब पीड़ित डर जाता है तो फिर ठग वीडियो कॉल पर जुड़ने के लिए कहते हैं। अगर कोई कॉल पर जुड़ने से मना करता है तो ठग उनके घर पुलिस भेजने की बात करता है। वीडियो कॉल पर जुड़ने पर ठग पहले से तैयारियां करके रखता है। ऐसे अपराधी पहले से थाने का सेटअप, नकली एसपी, दरोगा, नार्कोटिक्स और सीबीआई जैसे अधिकारियों से बात कर पीड़ित को पूरी तरह से फंसाने की कोशिश करता है। अब आपको बताते हैं कि साइबर ठग कैसे तय करता है कि वो अपना शिकार है। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करने वाली गैंग रिटायर अफसरों, डॉक्टर्स, शिक्षकों और इंजीनियर्स का डेटा खरीदते हैं। ऐसे डेटा डार्क वेब पर आसानी से उपलब्ध होता है। साइबर अपराधी यहां से अपने टारगेट ग्रुप का डेटा खरीदते हैं। उदाहरण के लिए कि बैंक की डिटेल मिलने पर वो लोगों को फोन करते हैं और उन्हें उनके खाते की ही जानकारी देते हैं। भरोसा जीतने के लिए सेविंग्स अकाउंट से लेकर एफडी तक में जमा राशि की पूरी डिटेल वो आपको बताते हैं। मामला असली लगे इसके लिए वो जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि साइबर अरेस्ट से कैसे बचना चाहिए। कोई नंबर पर या व्हाट्सएप ऑडियो या वीडियो कॉल करके वारंट जारी होने की बात करे तो ये झूठ है, इस पर आप भरोसा ना करें। कोई पार्सल ऑर्डर किया हो या फिर भी पार्सल को लेकर कॉल आए तो ऐसे कॉल पर आप भरोसा ना करें। आप अपनी जानकारी को साझा न करें। वो कह सकता है कि आपके नाम का एक पार्सल आया है, वो ये बोल सकता है कि आपके नाम के पार्सल में कुछ ड्रग्स है, कुछ आधार कार्ड हैं और वो पकड़ा गया है, उसे पकड़ लिया गया है, आपका आधार नंबर ये। आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। फ़ोन पर अकाउंट में हवाला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आने की भी बात कहे तो भी ये सरासर झूठ है। भारत सरकार की कोई भी एजेंसी जानकारी फ़ोन पर नहीं देती है। आपके फ़ोन नंबर या आधार नंबर का किसी भी आपकी जानकारी के बिना किसी भी रूप में इस्तेमाल होने के मैसेज मिले तो पुलिस और बैंक को तत्काल आप सूचित करें। आप अपनी बैंक में फ़ोन करें, आप पुलिस के नंबर पर फ़ोन करें। भारत में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की जानकारी फ़ोन पर नहीं दी जाती है। कोई फ़ोन पर ऐसा करने की धमकी दे तो समझिए कि वो आपके साथ ठगी कर रहा है। बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब आइए बात करते हैं अगले बड़ी बात की। जी हां, खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बेहद खास मौका आने वाला है। इस साल हमें 4 सुपर मून दिखाई देंगे। उनमें से पहला हमें रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर दिखाई देगा। जी हां, 19 अगस्त को दिखाई देने वाला यह चंद्रमा ब्लू मून भी होगा। सवाल उठता है कि आखिर ये चंद्रमा खास क्यों होगा और क्या नाम की ही तरह हमें ये नीला दिखाई देगा। आइए पहले ये समझते हैं कि सुपर मून होता क्या है। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाने के साथ ही धरती के नजदीक और दूर भी रहता है। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के 90% से ज्यादा करीब होता है। कितने? 90% से ज्यादा करीब होता है। बड़े बड़े शब्दों में ग्राफिक के जरिए आप समझिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सुपरमून शब्द आविष्कार खगोल शास्त्री रिचर्ड नोले के 1979 में किया गया। पूर्ण सुपरमैन को साल का सबसे चमकीला और सबसे बड़ा पूर्ण चंद्रमा माना गया। सामान्य चंद्रमा की तुलना में लगभग 30% से ज्यादा यह चमकीला होता है और 14% बड़ा भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू मून 2 तरह के होते हैं और इनका नीले रंग से कोई लेना देना नहीं होता है। पहला ब्लू मून मौसमी होता है। इसमें एक ही मौसम की 4 पूर्णिमा होती हैं। तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, जैसा हमें रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 19 अगस्त को दिखाई देगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि ब्लू मून पूरी दुनिया में दिखाई देगा। हालांकि इसे देखने का समय अलग अलग हो सकता है। 18, 19 और 20 अगस्त को भी इसे देखा जा सकता है। भारत में हम इसे 19 अगस्त की रात में 20 अगस्त को सूर्य निकलने से पहले देख सकते हैं। यूरोप और अफ्रीका में रहने वालों के लिए यह सुपर ब्लू मून 19 अगस्त की रात को दिखाई देगा। एक्सपर्ट का मानना है कि सुपर ब्लू मून के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां आसमान साफ हो और वायु प्रदूषण कम हो। शहर की रोशनी से दूर होने पर यह और भी साफ दिखाई देगा।
और आइए बात करते हैं अगली बड़ी बात की। जी हां, भारत में आकाशीय बिजली की वजह से हर साल होने वाली मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल करीब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। देश में आकाशीय बिजली गिरने की करीब 96% घटनाएं ग्रामीण इलाकों में होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2010 से 2020 के दशक में आकाशीय बिजली गिरने के कारण मौत की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। इस लिहाज से ये दशक सबसे ज्यादा घातक रहा है। अध्ययन में कहा गया है कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई मौतों से जो दूर है वो 1986 से 28% की तुलना में 2016 में 81% हो गई है। उड़ीसा के फकीर मोहन विश्वविद्यालय सहित अध्ययनकर्ताओं की एक टीम ने यह पाया है कि 1967 और 2020 के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 1,01,309 मौतें हुई हैं, लेकिन 2010 और 2020 के दौरान इसमें चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। एक स्टडी के मुताबिक 1968 से 2002 की अवधि में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत वार्षिक मृत्यु दर 38 से बढ़कर 2003 से 2020 के बीच 61 हो गई है। हैरानी की बात यह है कि 2010 से 2020 का दशक आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के मामले में सबसे घातक रहा है। इसका मतलब यह है कि हर साल औसतन 1,876 मौतें होती हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और आने वाले सालों में देश में स्थिति और भी खराब होने की आशंका है। राज्य और क्षेत्रीय दोनों स्तरों में चलने में शोधकर्ताओं ने पाया है कि मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से अधिक मौतें हुई हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में ज्यादा मौतें दर्ज की गई।